हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो जहां जहां थीटा है वहां वहां हम 90 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉस है तो कॉस, और फिर यहाँ पे थीटा का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि cos a गुणे tan a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको cos a गुणे tan a का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आपको tan a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a बट्टा cos a होता है। तो tan a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन a बट्टा cos a। तो यहाँ पे cos a है तो इसको उसी तरह छोड़ देंगे, गुणा है तो गुणा, और tan a के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a बट्टा cos a, क्योंकि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a बट्टा cos a होता है। तो यहाँ पे देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, साइन ए बचेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो आपको यहाँ पे tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा 2 हो जाएगा, और 2 से 90 कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। यानी थीटा बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे जो थीटा है इसके जगह पे हम 45 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी r का मान निकालना है। तो यहाँ पे वृत्त का परिधि कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त का परिधि, यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त का परिधि।
वृत्त का परिधि कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर कितना दिया है, यहाँ पे 44 मीटर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और यहाँ पे आपको आर का मान निकालना है। आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। बराबर है तो बराबर, और उधर 44 मीटर है तो इधर हम लिख देंगे 44 मीटर। अब यहाँ पे गुणा करा लीजिए, 22 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, ये 44 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 7 हो जाएगा, और गुणे आर हो जाएगा। और बराबर की इधर क्या है, 44 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए ये 44/7 इधर गुणा कर रहा है, तो उधर जाके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, 44 मीटर, और गुणे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा, और 44 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 44 से 44 कट जाएगा। आर बराबर कितना निकल जाएगा, 7 मीटर निकल जाएगा। यानी त्रिज्या कितना निकल गया, 7 मीटर निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे वर्ग का विकर्ण 16√2 मीटर दिया गया है, तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो लेकिन इसमें तो भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग का विकर्ण। यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, यहाँ पे कितना दिया है, 16√2 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 गुणे भुजा होता है। तो √2 गुणे भुजा बराबर कितना हो गया हमारा, 16√2 मीटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको भुजा का मान निकालना है, तो इसमें √2 गुणा कर रहा है, तो √2 को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो ये जब बराबर के उधर आएगा तो ये भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 16√2 मीटर बट्टा यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर होता है। और भुजा कितना निकला है, 16 मीटर निकला है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। 16 में 16 से गुणा करेंगे तो 256 होगा, और मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे माध्य कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग हम यहाँ पे लिख देते हैं। कुल संख्याओं का योग बट्टा यहाँ पे कुल संख्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्या। अब यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 7, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे आपको कुल संख्याओं का योग यानी जितना संख्या दिया है उसे आपको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए 1 + 4 + x + 5 + 12, ये संख्या दिया है, इसे हम जोड़ दिए। अब आपको यहाँ पे लिखना है कुल संख्या। तो संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब यहाँ पे 7 है तो 7, बराबर है तो बराबर। अब इसे जोड़ लीजिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और बट्टा के नीचे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे, तो 22 में 1 से गुणा होगा तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और 1 में x से गुणा कराएंगे तो x ही रहेगा। और इधर हम गुणा कराएंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है, तो 22 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 - 22 हो जाएगा।
जब इसे घटाइएगा तो x का मान कितना निकलेगा, 13 निकलेगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करना है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो पहली विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है। और 1 के बाद वाली जो विषम संख्या होता है वो 3 होता है। और 3 के बाद वाली विषम संख्या 5 होता है। और 5 से बाद वाली विषम संख्या 7 होता है। और 7 से बाद वाली विषम संख्या 9 होता है। तो यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्या लिख दिए हैं। अब इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो कुल संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितना संख्या रहता है उससे उसमें भाग लगा देते हैं। तो कितनी संख्या है, यहाँ पे गिन लीजिए 5 संख्या है। तो इसमें 5 से हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। अब इसे गिन लीजिए, यहाँ पे 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। 4 और यहाँ पे 5 कितना होगा, 9 होगा। और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 और बट्टा के नीचे क्या है, 5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5। 5 से 25 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा माध्य कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बिंदु A 2-4 और B यहाँ पे 4-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक बिंदु A है जिसका यहाँ पे नियामक दिया है 2-4 और एक बिंदु है यहाँ पे B जिसका नियामक यहाँ पे 4-2 दिया है। बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे आपको x1 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको x2 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y1 का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रख देना है। तो जो ये पहला वाला बिंदु होता है इसमें का जो पहला का मान होता है ये x1 होता है और ये जो दूसरा वाला होता है ये y1 होता है और जो दूसरे वाले बिंदु में पहला वाला होता है ये x2 होता है और जो दूसरा वाला होता है ये y2 होता है। बस इसमें रख दीजिए x1 का मान कितना है, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है, -4 है और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2 और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 है तो -4 और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 कोमा अब यहाँ पे देखिए -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 2 हो जाएगा और ये किससे कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। तो हमारा मध्य बिंदु का नियामक निकलेगा 3-3 निकलेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि AP 5, 7, 9 डॉट डॉट का 7वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे आपको 7वां पद ज्ञात करना है। तो 7वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + 6D होता है। बस यहाँ पे आपको A का मान रखना है और यहाँ पे D का मान रख देना है। तो A का मान कितना है, तो A क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो पहला पद कितना है, 5 है तो A का मान यहाँ पे 5 निकल गया, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। अब यहाँ पे आपको D का मान रखना है। तो D कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 7 है और पहला पद कितना है, 5 है। तो 7 में से 5 निकलेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो D का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। सबसे पहले गुणा कीजिए उसके बाद जोड़ दीजिए। यहाँ पे 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर।
10 नंबर प्रश्न है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 का कितना हल होगा। बताना है कि इस समीकरण का कितना हल होगा। तो यहाँ पे आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा और b1 बटा b2 निकालना पड़ेगा और c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो ये पहला समीकरण है और पहले समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, तो a1 का मान कितना है 2 है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है और b1 का मान कितना है 3 है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है और c1 का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और ये दूसरा समीकरण है और जो दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो क्या होता है a2 होता है, तो a2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और जो y में गुणा करता है वो b2 होता है, b2 का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है और c2 का मान कितना है 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। a1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 निकल गया। अब यहाँ पे b1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और b2 का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे भी आ गया 1/2। अब यहाँ पे हम c1 बट्टा c2 निकालेंगे। c1 का मान कितना है 5 है और c2 का मान कितना है 15 है, और ये भी कट रहा है तो कटा लीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 दोनों बराबर आ रहा है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर देखिए a1 बट्टा a2 बराबर यहाँ पे b1 बट्टा b2 हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है। तो ये कैसा होगा, इसका कितना हल होगा, तो इसका एक भी हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका आलेख कैसा होगा, समानांतर होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूलों का योग क्या होगा। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, सबका कमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।